दिल्ली के कंझावला केस में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक युवती की मौत घसीटे जाने की वजह से हुई और घसीटने की वजह से युवती की रीढ़ की हड्डी टूट गई। लगातार घसीटे जाने से युवती का काफी खून बह गया और निचले अंगों में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह के यौन शोषण का एंगल जो कहा जा रहा था उसे खारिज किया गया है और युवती को जो भी चोटें लगी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जो घसीटा गया उसकी वजह से उसे चोटें लगी हैं, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। बहुत ज्यादा खून बह गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो साफ हो गया है कि युवती की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन उस लापरवाही का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला जिसकी वजह से युवती की दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच का दावा तो कर रही है, लेकिन उसकी थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली की तेज तर्रार पुलिस अभी तक कंझावला केस की तस्वीर को साफ नहीं कर सकी है, इस वजह से उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस सवालों में है और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसका हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। सवाल एक, हादसे की सूचना मिलने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया था? यह पहला सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। जो कैजुअल अप्रोच होती है, यूं ही टाल देने का जो रवैया होता है, वो आखिर क्यों? इतने गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती? और इसी लापरवाही की वजह से दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस अगर वक्त रहते एक्शन ले लेती तो लड़की की जान बच सकती थी। हर दिमाग में, हर जहन में, हर इंसान के मन में यही बात सामने आ रही है जैसे जैसे लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी मिल रही है। आज दिल्ली पुलिस ने 92 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये आपको जानकारी दे दें। और मीडिया के सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस ने नहीं दिए हैं, ये भी एक मूल सवाल है। बमुश्किल 1.5 से 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिल्ली पुलिस ने की, अपनी बात रखी, एक लड़की का जिक्र किया, स्कूटी पर उस दिन 2 लड़कियां थी और फिर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया है दिल्ली पुलिस ने। और क्या कंझावला केस में दिल्ली पुलिस कुछ छिपा रही है, ये भी मूल सवाल ये कि न्यू ईयर के मौके पर क्या यही तैयारियां रहती हैं? मूल सवाल जो है वो यही है। और मेहमान हमारे साथ 2 जुड़े हुए हैं क्योंकि पुलिस सवालों के घेरे में है, तो उसके हर पहलू को समझने की हम कोशिश करेंगे। MS खान है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ हैं। अभिषेक प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट के हमारे साथ हैं। MS खान, मैं आप ही से शुरू करती हूँ। पहली नजर में जब आप इस केस को देखते हैं तो आप कहां पर खामियां पाते हैं एक लॉयर होने के नाते? पुलिस के अप्रोच में बहुत ही मतलब ये है कि खामियां ही खामियां हैं। ये केस तो जैसे निधि ने जो स्टेटमेंट दिया है, निधि के स्टेटमेंट के बाद ये क्लियर बात हो जाती है कि ये 304 का भी नहीं, 302 का केस है ये। इसमें जो हथियार बनाया गया है वो गाड़ी को बनाया गया है, इंटेंशन जानते हुए, और कोई एक्ट करना, ऐसा एक्ट जिससे मौत हो जाए। कोई चाकू से हत्या करता है, कोई पिस्टल से हत्या करता है, यहाँ गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है और गाड़ी का इस्तेमाल करके जो है ये करा गया है। तो ये डायरेक्ट 302 का मैटर है जी। 304 तो इसे लगाया जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट अगर 302 की डेफिनेशन, 300 की डेफिनेशन अगर पढ़ी जाए, आईपीसी में मर्डर को डिफाइन किया गया है 300 में, सेक्शन 300। सेक्शन 300 की डेफिनेशन को देखा जाए तो उस डेफिनेशन में पूरी तरह से ये केस कवर होता है। नहीं, एक चीज जो है MS खान, अब एक चीज जरूर बताइएगा। शुरू में ये कहा गया कि पुलिस ने लापरवाही बहुत बरती और जब प्रेशर होता है, चाहे वो मीडिया का, परिवार का, आसपास के लोगों का, तब कुछ धाराएं चेंज की गई और उसके बाद आप जरूर इसको करेक्ट कीजिएगा। 279 फिर आप ऐड कर देते हैं, या 304, 304A, 120B,
यानी कि पुलिस ने क्या सोचा, वो जो कैजुअल अप्रोच, आपके पास तो तमाम केसेस आते होंगे कि ठीक है नया साल है जी, पार्टी करके कोई यूं ही फोन कर रहा होगा, यही रहा क्या? और इसी की वजह से फिर आप धाराएं भी आपने वन साइडेड सुना, उन लड़कों ने क्या बताया और आपने वही लिपापोती कर दी? जी जी, बेसिकली पोजीशन क्या है कि इसको कैजुअली बहुत ही नॉर्मल, और 31st की नाइट को ये अक्सर होता है, पुलिस ऐसी अप्रोच रखती है। पुलिस पहले से ही मान के चलती है कि जितने लोग रात में घर अपने वापस आ रहे हैं, ये नशे में है, उनको खुद जो है उनको गिल्टी समझ के उनको ये अप्रोच उनका होता है कि नहीं इन्होंने गलत करा होगा, करके आ रहे हैं। अब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पुलिस की ये अप्रोच है, नॉर्मल रूटीन की ये अप्रोच है कि पुलिस जो है ये मान के चलती है। और अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसी को, जिसका इंसिडेंट हुआ है जो ऐसी, उसी को दोष मढ़ के अपने साफ हो जाती है कि हाँ जी मैंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। ठीक है, आपसे और बातचीत करेंगे और लीगल पहलू जो है आप हमें जरूर समझाइएगा, कैसे ये मामला और आगे बढ़ रहा है, बढ़ सकता है, क्या हो सकता है। अभिषेक प्रताप सिंह भी है हमारे साथ। अभिषेक, जब आपके सामने ये केस आता है, देखिए एक बहुत बड़ी आबादी है जो टेक्निकल चीजों को नहीं समझ पाती है, तो क्या ये केस इस वजह से ज्यादा बड़ा हुआ? क्योंकि मैं ये देख रही थी, आप ये मान लीजिए जिस गांव का जिक्र हो रहा है, जौनती गांव से लेकर सुल्तानपुरी पी ब्लॉक की बात करते हैं, 15 रेड लाइट्स आती हैं और आसपास के जो बाजार है वहां पर 210 सीसीटीवी कैमरे, हालांकि 400 फुटेज जो है सीसीटीवी की खंगाली है पुलिस ने, ऐसा पुलिस का दावा है। और इस पूरे अगर हम रूट की बात करें, 15 रेड लाइट्स में आपको कोई पुलिस की गाड़ी जो है उस गाड़ी को रोकती हुई नजर नहीं आती, तो शायद ये हादसा रुक सकता था। तो ये जो मैं जिक्र कर रही हूं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो बात होती है इसमें क्या होता है कि पुलिस जानबूझ के, अगर मान लीजिए इतनी 13 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर कोई लड़की किसी गाड़ी के नीचे से चलती हुई जा रही है, घसीटती हुई जा रही है, और अगर आपको कोई नहीं रोक रहा और वो भी 31 दिसंबर की नाइट को, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस ने इसको देखा नहीं होगा। हो सकता है कई पुलिस वालों को नजर पड़ी हो, पर क्या होता है पुलिस वालों की अप्रोच जो होती है वो ये रहती है कि अगर हमने इसको रोका तो हमें डीडी एंट्री करनी पड़ेगी, हमें पंचनामा बनाना पड़ेगा, एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, फिर चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। तो बहुत सारा हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन वर्क आ जाएगा, और वो चाहते हैं कि हमारी 31 की नाइट है, खराब ना हो, हम पे और लोड ना आए। तो हो सकता है कि कई पुलिस वालों के सामने से ये इंसिडेंट निकला हो, पर सिर्फ पुलिस वालों ने, ताकि अपने एरिया में ना आए, जुडिशियल में ना आए, इससे बचने के लिए हो सकता है इसको जानबूझ के इग्नोर किया हो, है ना। अगर चाहते तो पुलिस वाले उस लड़की की जान बच सकती थी। पॉसिबल ही नहीं है कि 13 किलोमीटर तक कोई लड़की को घसीटते ले जा रहा है और किसी पुलिस वाले की नजर ना पड़े, वो भी 31 दिसंबर की नाइट पे बेसिकली। और जब पुलिस ने इनको अरेस्ट भी किया, 304A का मुकदमा बनाया, जो कि बिल्कुल ही सिंपल क्राइम होता है, जिसमें बेलेबल ऑफेंस है, आपको तुरंत कोर्ट पुलिस से बेल मिल जाती है। उसके बाद आपको अगर मैक्सिमम पनिशमेंट होती है 2 साल की होती है, और 90% केसेस में 304A के रैश नेग्लिजेंस एक्ट के केस में पनिशमेंट होती ही नहीं है। तो पुलिस ने जानबूझ के इसको 304A का मैटर बनाया, ना कि 304 का, जो कि काफी सिवियर पनिशमेंट है, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपको कोर्ट से बेल लेनी पड़ेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा आपको बेल देनी है कि नहीं देनी है, आप उसके हकदार हैं नहीं है। उसके अलावा उसमें 10 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। तो पुलिस ने जानबूझ के इसको अपनी लापरवाही से, इसको उन लोगों को बचाने के लिए और अपना काम ना बढ़ाने के लिए इस केस को शुरू से दबाने की कोशिश की है। अगर ऐसा नहीं करते तो बच्ची की जान भी बच सकती थी। और इनको शुरू में ही जो आज हमें पता है, चीजें पता चल रही इन्वेस्टिगेशन में, वो हमें फर्स्ट डे पता चल जाती। मुझे आप एक चीज जरूर समझाइएगा सर, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है और हम नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी सतही या हल्की बात जाए ग्राउंड पर। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो ये कहता है कि उसने उस गाड़ी को देखा 3:20 पर, उसने पहली कॉल की पीसीआर को, और उसके बाद 5 बजे तक सुबह वो कॉल करता रहा, लोकेशन भेजता रहा। बेगमपुर थाने की जब गाड़ी मिलती है तो जो भी पुलिसकर्मी था उसमें उसने शराब पी रखी थी। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और मुझे लगता है कि कॉल्स की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बात सामने आ जाएगी कि कौन सच्चा कौन झूठा। लेकिन क्या सच में 1.5 घंटे तक पुलिस वाले फोन नहीं उठाएंगे? नियम तो कहते हैं कि आपके पास कोई फेक बोगस कॉल जिसकी बात होती है, आप उसमें भी त्वरित कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें कोई भी मैं आती हूँ आपके पास सर। हाँ,
जिसमें कोई भी विक्टिम पुलिस को अगर अप्रोच करता है तो पुलिस किसी भी तरह कोशिश करती है कि उसको किसी ना किसी तरह टाल के दूसरे पुलिस स्टेशन में भेज दिया जाए ताकि उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम बच सके। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है, जब पुलिस को पता चला कि ये क्राइम जो है कई पुलिस स्टेशन के अंडर फॉल करता है तो पुलिस वालों ने जानबूझ के उनको टालने की कोशिश की कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्राई कीजिए, दूसरे में ट्राई कीजिए, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन ना करना पड़े, हमारे पर वर्कलोड ना आए। ये मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे साथी अधिवक्ता आपको बता देंगे, उनके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कभी विक्टिम आता है कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन कहती है कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन जाइए। ये दिल्ली पुलिस की और पूरे भारत की पुलिस की यही अप्रोच है कि किसी भी तरह की जो है हमारे पुलिस स्टेशन से हटकर दूसरे पुलिस स्टेशन में चला जाए ताकि हमें चार्जशीट तक की मेहनत जो है, पंचनामा, FIR और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की मेहनत करनी पड़े। ठीक, आपने जो बात कही MS खान, मैं इसे बहुत इजी वर्ड्स में ताकि मेरे दर्शक समझे ये कहूं कि मेरे थाने का मामला, तेरे थाने का मामला, और इस चक्कर में मामला जो है वो लटका रह जाता है और पुलिस वाले अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं। क्या यही इस मामले में हुआ? 2 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर भी गाड़ी घूमती रहती है, और क्या यही वजह रही कि ये केस इतना बड़ा हुआ? और हिट एंड रन की जब हम बात करते हैं, भारतीय इतिहास में इस तरह का केस तो कभी नहीं किसी ने देखा होगा कि 13 किलोमीटर तक आप किसी को घसीटते जाए, अगर इसे हिट एंड रन दिखाने की कोशिश हुई शुरू में तो। जी, ये सवाल मुझसे? हाँ जी, आप ही से है सर। जी, मैं आपसे एक चीज मैं छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ जी। आप कभी 100 नंबर पे कॉल करके देख लीजिए। 100 नंबर पे कॉल करके आप देख लीजिए, आधे घंटे से पहले आपके पास कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचेगा। इट्स माय गारंटी। पिछले 30 साल की वकालत में क्रिमिनल की मैंने इतनी करी है, जब भी कभी ऐसी कॉल होती हो, आप 30 मिनट से पहले तो आप भूल जाओ कि आपके पास पुलिस आएगी। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक आपके पास सिर्फ फोन आएगा, जी आप फोन आपने करा था 100 नंबर पे? हाँ जी करा था। किस लिए करा था? आपसे 20 तरह के सवाल पूछेंगे। कभी भी अप्रोच ये नहीं होती कि इमीडिएट पहुंचो। 100 नंबर पे कॉल करने का मतलब ही होता है कि फौरन आप इमीडिएट उसे रिलीफ दें। आप 100 नंबर पे कॉल कभी भी रूटीन में, नॉर्मल डेज में आप करके देख लीजिए, मेरे सामने अक्सर ये बात आती है। घंटे जो परेशान हाल जो आदमी है जिसने कॉल करी है, वो परेशान वैसे ही पुलिस को ढूंढता रहता है, और पुलिस का कभी फोन आता है PCR से, कभी फोन आता है थाने से, कभी फोन आता है कि जी फला IO अपॉइंट हो गया। IO का फोन बैठे बैठे थाने से आता है। क्या मसला है? आप खड़े होकर बैठ के बताते रहो कि जी ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। पहले पूरी तरह सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी एक्शन नहीं होता, कभी डायरेक्ट फौरन क्विक एक्शन, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या हम इसे इंटेंशन मैं देखिए सर, मैं ये चीज जरूर समझना चाहूंगी कि हम पूरी तरह से पुलिस को ही कसूरवार नहीं ठहरा सकते, उसमें भी कुछ एक लापरवाह है। हाँ। मैडम, मैं पुलिस को कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, वो जो एटीट्यूड है, पुलिस की रूटीन है। हाँ, ये एटीट्यूड है आपकी। मान के चलो, आप कभी भी, मैं अभी नहीं कह रहा हूं, ये इशू हुआ पड़ा है अभी आप 10 दिन के बाद आप खुद कॉल करके चेक कर लीजिएगा। इट्स माय चैलेंज। कभी भी आपको रिस्पांस आधे घंटे के 1 घंटे के अंदर नहीं मिलता। मैं कुछ डाटा देख रही थी MS खान, मैं जरूर चाहूंगी उसे रखूं। ठीक है, हम इस पर और बात करेंगे, और परिवार को जो जिस तरह से लीगल और किस तरह की बैटल्स लड़नी पड़ेंगी वो भी आप समझाइएगा। दिल्ली में 209 पुलिस स्टेशन है, ये दर्शकों को मालूम होना चाहिए, और 192 ऐसे हैं जहां पर कैमरा लगे हुए हैं, जिनमें 8,226 कंप्यूटर्स भी हैं। टेलीफोन की बात करें, गाड़ियों की बात करें, और मोबाइल, जो वायरलेस मोबाइल्स का जिक्र होता है, सभी के पास है। MS खान, अगर ये इंफॉर्मेशन लोकसभा में दी गई है 2022 में ही, अभी उसके बाद भी अगर ये रवैया है तो रिफॉर्म पर बहस हो नहीं जानी चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये जो एटीट्यूड है जिन पुलिस कर्मियों का, और DCP तो ज्यादा सवालों के घेरे में आ गए थे, मैं तो उनका जिक्र भी नहीं कर रही हूं, इस एटीट्यूड से और वन साइडेड बात करने से, आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, उसके बाद आप ऐसा काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो बात कहने के लिए, पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन देने के लिए वो इशू अलग है, वो बात अलग है, पॉलिटिकल बात है।
जो प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं वो ये बात है कि 100 नंबर पे कॉल करके कोई भी दिल्ली का बंदा या कोई बाहरी दिल्ली पुलिस को अगर मदद मांगता है तो आप उम्मीद 1 घंटे से पहले मत करिए। आधे घंटे के बाद आप करीब करीब 20 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट के बाद तो फोन आपके पास आएगा कि हाँ जी आपने कॉल करी थी। पीसीआर वाले फोन करेंगे, फोन करके कह देंगे कि जी हमने थाने को कह दिया। थाने वाले आपसे थाने में बैठे बैठे आपसे इंक्वायरी करते रहेंगे, इमीडिएट कोई नहीं पहुंचता। आधे घंटे से लेके आप ऊपर कम से कम 1 घंटे मिनिमम आप मान के चलिए कि पीसीआर आपके पास पहुंचती है। इमीडिएट रिलीफ आपको नहीं मिलता। अगर इसी केस में इमीडिएट रिलीफ अगर मिल गया होता तो उस बच्ची की हो सकता था जान बच जाती, क्योंकि इस केस में हथियार बनाया गया है, गाड़ी को गाड़ी से मारा गया है, इंटेंशनली मर्डर है ये, इसमें इंटेंशन है। ये चाकू और छुरी को जो हथियार बना के, गाड़ी हथियार बना के और गाड़ी से मर्डर करा गया है। जब उनको मालूम था कि फंसी हुई लड़की अगर वहीं पे उसको निकाल के हटा देते उसकी जान बच जाती, ये छोटा सा केस होता, नॉर्मल सा 304(1) हो सकता था। लेकिन क्योंकि हो सकता है कि भाई इंटेंशन आपकी नहीं, लेकिन जब आपको सब कुछ मालूम हो गया कि लड़की फंसी हुई है, इंटेंशनली आप गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी मौत हो जाए, तो ये डायरेक्ट जो है मर्डर का केस है, ये 304 का भी केस नहीं है। ठीक है सर, हथियार के तौर पे गाड़ी को इस्तेमाल किया गया है। और तमाम रिपोर्ट्स छोटी सी बात ये है, बोलिए। हाँ, 31 को इतनी ठंड पड़ रही थी, अगर किसी को ठोकर लग जाए तो उसकी जान निकल जाती है। ठीक बात है। उस बिटिया के बारे में आप सोचिए जो कंक्रीट पे घसीटा गया हो 12 किलोमीटर, उसके गोश्त के लोथड़े इधर उधर, कैसी दर्दनाक मौत। आज तक ऐसी कि जैसे कि किसी के बॉडी को पार्ट पार्ट काटा गया हो, ऐसी सजा दी गई है, इतनी दर्दनाक मौत दी गई है। ठीक है, आपसे और बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ी थी और जो ड्राइविंग सीट होती है उसका जो टायर है, क्योंकि सामने से टक्कर होती है और जो टायर है, टायर में आप ये समझिए कि मांस के लोथड़े मिलना, बहुत सारा खून मिलना, ये बातें भी सामने आई है। और फिर ये कहना कि जी म्यूजिक बहुत तेज था और हमें तो पता ही नहीं चल पाया कि गाड़ी के नीचे कोई फंसा है। ये जो चालाकी की गई है, एक तिनका भी फंसता है। आपने भी गाड़ी चलाई है, मैंने भी, हम सब ने, हमें पता है कि एक छोटा सा कंकर भी हमें डिस्टर्ब करता है गाड़ी के टायर में। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी। मुकेश मेरे सहयोगी जुड़े हुए, सर मैं आती हूँ 1 सेकंड, उनके पास कुछ अपडेट्स है, क्योंकि देखिए अंतिम सफर पर है वो लड़की, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। मुकेश, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे कि मैं आपसे पूछूं कि आप वहां से जानकारी जुटाइए, लेकिन हम और आप, हम दोनों ही इस तकलीफ में उस परिवार के साथ हैं। आपके आसपास भी लोग हैं, अंतिम संस्कार हो चुका है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मुकेश? मुकेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी। मुकेश, आप वहां पर मौजूद हैं, अंतिम संस्कार हो गया? नहीं, देखिए अभी अंतिम संस्कार हुआ नहीं है। अभी तकरीबन 5 मिनट पहले भारी पुलिस के बीच और भारी भीड़ के बीच जो है यहाँ पर बिल्कुल शमशान घाट के आगे हूँ मैं। अभी एम्बुलेंस यहाँ पर रोकी गई है और उससे पहले कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, तो भीड़ जमा है, तो शव का भी संस्कार नहीं हुआ है। हालांकि भीड़ और पुलिस के साथ साथ जो है शव वाहन को बाहर ही अभी रोका गया। और ये पूरी भीड़ तमाम जो मेरे पीछे है, ये शिवपुरी गेट, शिवपुरी धाम लिखा हुआ है, जहाँ पर ये मंगोलपुरी वाई ब्लॉक का शमशान घाट है, जहाँ पर अभी सबको लाया गया। कुछ देर में जो है संस्कार सबका किया जाएगा। तब तक जो है आपको बताना चाहूंगा, जो पूरा रास्ता तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का रास्ता था, पूरे चप्पे चप्पे पर जो है भाजपा तैनात था। साथ ही भीड़ भी जो है पूरी तरीके से रोड पर ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं मिला जहां पर भीड़ तैनात ना हो। पूरे रोड पर पब्लिक बहुत ज्यादा थी, जिसको लेकर संभालने के लिए तकरीबन कई जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद थी। और फिलहाल अभी बिल्कुल शिवपुरी धाम पर मैं हूँ और मेरे पीछे जो है पूरी भीड़ और मीडिया का जमावड़ा, साथ ही भारी पुलिस बल मौजूद है। सबका संस्कार नहीं हुआ है, कुछ देर में संस्कार किया जाएगा। जी ठीक, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मंगोलपुरी वाई ब्लॉक का जो शमशान घाट है उसके बारे में भी आपको बता दें। अमूमन अब पूरा रोहिणी का हम जिक्र करें और हम बुद्ध विहार फेज 1 फेज 2 का जिक्र करें, उधर मंगोलपुरी सुल्तानपुरी का जिक्र करें, तो सभी बॉडीज वहीं पर पहुंचती है। और जो मेन वो नाला है और उसके आसपास की जो सड़कें, बहुत भीड़ भाड़ है वहां पर, हेवी ट्रैफिक रहता है। और अभी तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस अंतिम यात्रा में
अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अभिषेक, जो मैं बात कह रही थी, अभिषेक प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, हम लॉयर से जो है अलग अलग पहलुओं पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, अमूमन जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, जो मेरा सवाल था MS खान जी के लिए, मैं आपके पास उस सवाल को लेकर आ रही हूँ, हमें मालूम चल जाता है कि कोई तिनका आया है, कोई कंकड़ आया है और गाड़ी आपको साइन देती है, डिस्टर्ब करती है। क्या ये पॉसिबल है कि एक 20 साल की लड़की बहुत कमजोर भी होगी तो भी 45-50 किलो तो होगी ही, आपको मालूम नहीं चलेगा? इतनी चालाकी, और पुलिस ये लॉजिक एक्सेप्ट करती है और मीडिया में स्टेटमेंट दे देती है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि इसमें भी लीगल पहलू देखना चाहिए। जो 304A है वो कहता है अगर आपने विदाउट इंटेंशन, विदाउट आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, नियत नहीं है, आप किसी के डेथ कॉज करते हो तो आप 304A के अंडर कल्पेबल, पनिशेबल होते हो। बट अगर आपकी इंटेंशन है या आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट से किसी की जान जा सकती है और फिर भी आप वो एक्ट करते हो तो आप 304A कल्पेबल होमिसाइड के अंडर पनिशेबल होते हो। इस केस में दो चीज देखने वाली बात है। पहला, जो अक्यूज थे उन्होंने 2 बोतल शराब पी थी, जैसा पुलिस रिपोर्ट बता रही है कि 2 बोतल शराब वो ऑलरेडी पी चुके थे। हाँ। इसका मतलब वो पूरी तरह शराब के नशे में थे। तो अगर उन्हें नॉलेज थी भी कि हमारी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, तो आपको पता ही है कि शराब जो है आपको सही गलत सोचने का खत्म कर देती है। आप फैसला ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने सोचा कोई आ गया है, चलो चलाए जाओ गाड़ी। और दूसरा, अगर नहीं भी पता चला उनको तो उसका भी रीजन शराब ही है कि आप शराब नशे में धुत थे, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई घिसता हुआ जा रहा है। दोनों केस में उनकी जो डेथ की कॉज है वो विद द नॉलेज है कि आप अगर इतनी शराब पीकर गाड़ी चलाओगे, आपको अगर नॉलेज है भी कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया है, ये नहीं भी है, आप किसी न किसी की जान ले ही लोगे। ठीक। तो ऐसे केस में जो अक्यूज की दलील है या पुलिस उनको बचाने के लिए जो दलील दे रही है कि उनको पता नहीं चला, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस दलील का। अगर उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी और वो उसको छोड़ के भाग गए तो वो उस अपने एक्ट के लिए जिम्मेदार है अंडर सेक्शन 304। जी। मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? बहुत शॉर्ट में बताइएगा इन 5 को, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो ये केस है सर, मैंने आज तक नहीं सुना कि इस तरह से कोई हत्या हुई हो। इसमें आप देखिए 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कोई प्री प्लान करके, अब जो अब तक की रिपोर्ट है वो प्री प्लान करके मर्डर नहीं किया है। एक बार जब गाड़ी के नीचे कोई आ गया तो इन्होंने सोचा कि बचने, अब इसे रोकने से अच्छा है कि हम फंस जाएंगे, इसको मार ही दो या इसको गाड़ी को चलाते जाओ। तो जो इन्होंने क्राइम किया है वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया है, एकदम प्लान करके किया है। तो इनको 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अगर कोई नया सबूत या नया फैक्ट सामने नहीं आता। तो इस जो अभी तक की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप जुड़े। और कई लीगल ऐसे पहलू होते हैं जो आम जनता बहुत आसानी से नहीं समझ पाती। हमने कोशिश की कि उसी पर बात करें। पुलिस से 2-3 गलतियां हो गई, लापरवाही का जिक्र हो रहा है। मूल रूप से वो ये है कि आपने एक इमरजेंसी फोन कॉल को मजाक में लिया, आपने उसे कैजुअली लिया, उसके बाद भी आप 12-13 किलोमीटर तक आपकी पेट्रोलिंग कहां थी, आपको इस पर जवाब देना होगा। और फिर आप वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 5 की तरफ से ही पक्ष रख देते हैं, इन 5 का पक्ष रख देते हैं, इनकी बातों को यकीन मानते हुए। यही वो सवाल है जिसकी वजह से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं।